दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया जारी है। इस बार भारत में आम चुनाव कई मायनों में अलग है। 16वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव में आंकड़े बता रहे हैं कि मतदाता का मत प्रतिशत अनुमान से ज्यादा हुआ है। लोकतंत्र के लिए सकारात्मक बात तो है ये, पर इसका दूसरा पहलू निराशा का भी है। कारण नक्सलवाद और माओवाद, क्योंकि इनका शायद लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। इसलिए देश के उन राज्यों में जहां नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव है, वहां चुनाव और मतदान के बहिष्कार का फतवा जारी किया गया है और लोगों को डराने और अवाम में दहशत फैलाने के लिए बम धमाकों और लैंडमाइंस विस्फोट के साथ सिलेंडर बम का भी उपयोग किया जा रहा है। सशस्त्र बलों और पुलिस को निशाना बनाया जा रहा है और सरकार कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर और कड़ी कार्रवाई करने के बयान जारी कर इतिश्री कर लेती है। 4 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, मगर अब तक इस नक्सलवाद और माओवाद का कोई समाधान नहीं निकल पाया है और आज भी देश के सामने एक बड़ी समस्या के रूप में ये खड़ी दिखाई दे रही है। आज महासमर के मुद्दे में हम इसी विकराल समस्या को समझने की कोशिश करेंगे और आपके साथ में हूं दुर्गेश भट्टाचार्य। हर देश की तरक्की में वहां के युवाओं का बहुत बड़ा हाथ होता है, या यूं कहें कि युवा वर्ग देश का भाग्य विधाता होते हैं। लेकिन अगर युवा ही भटक जाए तो देश के भविष्य की क्या स्थिति होगी, आप समझ सकते हैं। तो देखा आपने किस तरीके की स्थिति हमारे देश में इस नक्सलवाद या माओवाद को लेकर बनी है। आखिर क्यों मुख्य धारा में ये लोग शामिल नहीं होना चाहते? आखिर क्यों लोकतंत्र पर इनका विश्वास नहीं है? क्यों बंदूक की भाषा ही ये बोलना चाहते हैं? इसको समझना होगा, आखिर इसके पीछे के कारण क्या है। एक बार उस नक्सली को सुन लेते हैं। सबसे पहले नक्सली क्या चाहते हैं और किस तरीके की सरकार की वो योजना बना रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते हैं। हम क्रांतिकारी जनता को यही दिखाना चाहते हैं यह सरकार कितना सही है और कितना गलत है। वोट देने से यह सरकार का जो बचाव होता है, यह पर्दा है, इसको उजागर कर देना चाहते हैं और जनता के बीच यह साफ साफ हम दिखाना चाहते हैं। हमारी पार्टी, हमारी क्रांतिकारी जनता वोट बहिष्कार करते हैं, वोटबाज नेता का सहयोग नहीं देते हैं और कभी नहीं देंगे। हम लोग समानता चाहते हैं, ना ही कोई यहाँ अमीर हो ना ही कोई गरीब, सब एक जैसा हो, सभी बराबर हो, सभी का समान अधिकार बराबर हो। यह जो लोकतंत्र है यह बस नाम का है। यह लोकतंत्र पर हमें कोई भरोसा नहीं है और अभी यह लोकतंत्र में जो मौजूद है इसमें सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को हुक्म चलता है, जो चाहेगा वही होता है। देखा आपने, समानता के अधिकार की बात करते हैं, गरीब और अमीर की खाई नहीं होनी चाहिए, ये बात भी नक्सली करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में उनका विश्वास नहीं। फतवा जारी करते हैं कि वोट नहीं करना है, मतदान नहीं करना है। देश में अगर कहें कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव है और इससे एक सरकार चुनी जाती है, लोकतंत्र की परिभाषा, लेकिन शायद ये परिभाषा इनको समझ में नहीं है। आज इसी पर हम मंथन करने वाले और इसी पर चर्चा करने वाले हमारा पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले तो मैं पैनल से आपको रूबरू करा देता हूं और सामाजिक कार्यकर्ता कविता श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी और हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं। पहले पैनल के सभी मेहमानों का मैं स्वागत करूंगा। योगेंद्र जी, आपसे सबसे पहला सवाल, इतने साल हो गए, 67 से लेकर अब तक, नक्सलवाद जब से शुरू हुआ उसके बाद से लेकर अब तक इस तरीके की स्थितियां बन गई, लेकिन उसके बावजूद भी 4 दशक होने आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान सरकारों के पास नहीं। आज भी पहले 3-4 राज्यों में हुआ करता था, आज बढ़कर 20 राज्यों तक इसका फैलाव हो गया। आखिर क्यों लगाम नहीं लग पा रही नक्सलवाद पर या माओवाद पर? देखिए, नक्सलवाद का जब आगाज हुआ, ये बात सही है कि अधिकारों की लड़ाई को लेकर के 1967 में जब वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी से जब इसका आगाज हुआ, तो उस वक्त अमीरी और गरीबी की जो खाई थी, कई अधिकारों का जो टकराव था,
शोषक और शोषित वर्ग के बीच संघर्ष पहली बार नहीं, बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है। ये मार्क्स के वक्त की बात करें, चाहे अभी भी बहुत सारे थिंकर्स हैं जिनके आप लेखों में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि कब से चल रहा है ये वर्ग संघर्ष। और वही स्थिति है, शोषक और शोषित वर्ग के बीच जब अधिकारों का टकराव हुआ तो ये इसी तरह से एक नया रूप धारण किया। और ये बात सही है कि जिस उद्देश्य के साथ में, जिस क्रांति के नाम पर नक्सलवाद को शुरू किया गया था, नक्सल एक अपने अधिकारों की लड़ाई जो शुरू की गई थी, एक मिशन को लेकर किया गया था। लेकिन ये बात सही है कि आज स्थितियां बहुत बिगड़ चुके हैं। वो जो एक उद्देश्य जिससे एक क्रांति लाना चाहते थे उससे डाइवर्ट हो चुके हैं। और यही वजह है कि कानू सान्याल को पिछले दिनों शायद जो सुसाइड उनका एक कारण था, उसके पीछे यही कारण बताया जाता है कि वो जिस वजह से जिन्होंने आंदोलन का आगाज किया था, आज वो आंदोलन भटक चुका है। बिल्कुल ठीक बात कही। गिरिराज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी महती भूमिका रही है, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा राज की है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से नक्सलवाद फिर माओवाद में बदल गया और सशस्त्र क्रांति जैसी स्थितियां उन्होंने बना दी, और हालात ये हैं कि अब वो फतवा जारी करते हैं अपने एरिया में, और कहां पर 2 या 3 राज्यों में जब इनका फैलाव हुआ करता था, आज जो आंकड़े सामने हैं 20 में नक्सल की समस्या है और 150 से ज्यादा जिलों में यह समस्या फैल गई है। तो कहीं न कहीं कांग्रेस बड़ी बातें तो जरूर करती है, लेकिन शायद उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाई। मानते हैं आप इस बात को? निश्चित रूप से योगेंद्र जी ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है कि 1967 में जब ये नक्सलबाड़ी से आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस समय जो इनका उद्देश्य था, जो एक अमीर और गरीब की दूरी थी, उसको लेके आंदोलन प्रारंभ किया गया था। लेकिन जो चुनी हुई सरकारें जो आई, उन्होंने उस समय यदि गौर फरमाते, उस समय यदि ध्यान देते, तो आज ये नासूर नहीं होता। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि वहां उन इलाकों में नक्सलवाद जो है, वो जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने एक अलग फोर्स बना के जो उद्देश्य था उनका, आज टोटल ही नक्सलवाद जो है अपने उद्देश्य से भटक गया है। आज जिस तरह का नक्सलवाद है, वो नक्सलवाद धीरे धीरे हमारे जो दूसरे जो आसपास के पड़ोसी देश हैं, उनकी जो ना आतंकवादी संगठन है, उन संगठनों से निश्चित रूप से उनका जुड़ाव हो चुका है और ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा हो गया है। मैं इस मामले में ये मानता हूं कि अब जो है बहुत हो चुका है। जिस तरह से देश का नौजवान आंतरिक सुरक्षा के नाम पे हमारे ही नक्सलवाद में जो भारतीय नागरिक है, जो आज नक्सलवाद जिन्होंने बंदूक उठा रखी है, उन्हीं के हाथों हमारा देश का नौजवान जो है वो मर रहा है। बजाय वो बॉर्डर पे विदेशों पाकिस्तान से या उनसे मुकाबला करने के बजाय एक बहुत बड़ी स्थिति ऐसी बन गई है कि हजारों नौजवानों ने अपने आहुति जान की इस नक्सलवाद के लिए दे दी है। तो मेरा इसके अंदर यह है कि निश्चित रूप से सरकार को, अब चूंकि हमारे देश में 2 तरह की विचारधारा है, 2 तरह की परंपरा है कि केंद्र सरकार यदि कोई सख्त नियम बनाना चाहती है तो राज्य सरकारें उसमें सहयोग नहीं करती है। राज्य सरकार विपरीत विचारधारा की होती है, केंद्र सरकार विपरीत विचारधारा की होती है, दोनों में तालमेल नहीं होता। निश्चित रूप से ये जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है और इसको तो कांग्रेस को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों ही छत्तीसगढ़ के अंदर नक्सलवाद के कारण कांग्रेस के 27 नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन था, रमन सिंह जी का शासन था, 15 साल से शासन में है। तो निश्चित रूप से जो चुनी हुई सरकारें हैं, ये महती जिम्मेवारी उनकी है कि नक्सलवाद के लिए उनसे वार्ता करें। वार्ता के अंदर यदि सफल होते हैं तो ठीक है, वरना निश्चित रूप से अब इस नक्सलवाद के लिए सरकार को एक योजनाबद्ध कार्य करना चाहिए जिससे ये नक्सलवाद खत्म हो। जिस प्रकार से पंजाब में बात कही आपने, योजनाबद्ध कार्यक्रम की बात की है, गिरिराज जी बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल देखी जा रही देश में, दोहरी नीति कहीं कहीं है। बोडो का आंदोलन चला और वहां जिस तरह से सरकारों ने सख्ती से उनके ऊपर काबू पाया, निश्चित रूप से जो चुनी हुई राज्य सरकारें हैं उनको भी अब जो है इस पे निर्णय करना पड़ेगा और इस नक्सलवाद के ऊपर विशेष योजना बना के काम करना पड़ेगा। ठीक है, विशेष योजना बननी चाहिए, उनको मुख्यधारा से जोड़ना चाहिए। और जिस तरीके की स्थितियां हैं, आपने दोहरी नीति की भी बात करी कि जिस तरीके से अगर राज्य में कोई दूसरे विचारधारा की अगर सरकार है या केंद्र में अलग है तो उसका भी आपने बात बताई। लेकिन एक बार सुधांशु त्रिवेदी को सुन लेते हैं, दिल्ली के हैं, वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से दोहरी नीतियां रहती है, एक बार उनको सुन लेते हैं। आपकी सरकार जहां है महाराष्ट्र, वहां पर तो मकोका जैसा कानून, आतंकवाद विरोधी कानून होगा और केंद्र में आप सत्ता में आते ही कोटा हटाएंगे। क्या बनाया है आपने देश की जनता को?
तो देख लीजिए, दोहरी नीति, दोनों जगह आपके समर्थित सरकार महाराष्ट्र में चलती है और केंद्र में भी आपकी सरकार है, लेकिन फिर भी नीतियों में कहीं कहीं दोहरापन है। और यही कारण है कि इस वजह से शायद ये जो समस्या है नासूर की तरह बन गई। मैं बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मेहमान राजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की स्थितियां हैं, कमोपेश आपकी सरकारें भी कई राज्यों में रही है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां जस की तस बनी रही। मुख्यधारा से जोड़ने की बातें होती है, योजनाएं बनाई जाती है, लेकिन फिर भी बजाय इसके ऊपर लगाम लगने के होता यह कि ये एक राज्य से निकल के अब दूसरे राज्यों में, और आंकड़े अगर हम देखेंगे तो गृह विभाग के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो करीब करीब 20 राज्यों में नक्सल समस्या पनप चुकी है, नए राज्यों की तरफ बढ़ रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि मैं नक्सलवाद की जो समस्या है वो बेसिकली भूमि प्रबंधन को लेकर शुरू हुई थी, और जब आम आदमी के मन में ये बात पैदा हो जाती है कि मैं इस धरती पर आया हूं और धरती पर आने वाला हर आदमी उसको समान अधिकार होने चाहिए, जब इस तरह की भावना मन के अंदर आई तो भूमिहार जो लोग थे और जो किसान लोग थे उनके बीच में जो भूमि प्रबंधन की बात थी उसको लेकर यह समस्या 1967 से पैदा हुई। उसके बाद में इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें कितनी सक्रिय रही इसका आप सबके पास में प्रमाण है कि जो नक्सलवाद की समस्या एक राज्य में थी वो पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से होती हुई आज देश के 20 राज्यों में और करीब 180 जिलों के अंदर पहुंच चुकी है। अब इसमें जो सबसे बड़ा इसका बढ़ने का कारण है वो देश की वर्तमान राजनीति है। पिछले 10 सालों से केंद्र में कांग्रेस का शासन है और कांग्रेस इस समस्या के बारे में बेसिकली राजनीति खेल रही है। अब आप ये देखिए कि ये कह रहे हैं कि साहब ये राज्य की समस्या है, कानून व्यवस्था राज्य की समस्या है, राज्य इसको हैंडल करे। मेरा मानना यह है कि जब आपके और राज्य हैं उनमें जब कांग्रेस की सरकार है तो फिर केंद्र अपनी जो जिम्मेदारी है उससे पीछे कैसे हट सकता है, और केंद्र ये कहे कि ये राज्य का मैटर है, मेरे समझ में नहीं आता है। क्योंकि जब नक्सलवादी अपनी मूल समस्या, मूल जो उनका उद्देश्य था उससे भटक गए और हमारे जो सीमावर्ती जो देश हैं उनके साथ अस्थिरता पैदा करने वाले तत्वों से मिलकर देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो लोकतंत्र को नहीं मान रहे हैं, जब वो वहां टैक्स वसूल करना चाह रहे हैं, जब वो वहां की सरकारें हैं उनको नहीं मान रहे हैं, वहां राजनेताओं की हत्या कर रहे हैं, अर्धसैनिक बलों की हत्याएं कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर हम ये कहें कि साहब ये हमारी केंद्र सरकार का मैटर नहीं है, मेरे समझ में नहीं आता है। ये एक राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय स्तर पर ही इसको निपटने के प्रयास किए जाने चाहिए। चलिए, आपने माना कि ये राष्ट्रीय समस्या और रक्षा है, इस चीज में नहीं पड़ना चाहिए कि ये राज्य की समस्या है या राष्ट्र की समस्या है, केंद्र की सरकार की समस्या है। राज्य सरकारों का भी दायित्व बनता है, कानून व्यवस्था उनका मुद्दा है, उनका कानून व्यवस्था बनाने की उनकी जिम्मेदारी है, वो उससे पीछे नहीं हट सकते। परंतु ये कहकर अगर हम पीछे हटने का प्रयास करें और इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास करें कि वहां पे स्टेट है, किसी दूसरे दल की है और हम दूसरे दल के हैं, तो ये मैं समझता हूं कि इसका राष्ट्रीय एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके ऊपर जो उनका नजरिया है वो राष्ट्र हित में, जनहित में, देश हित में नहीं है। चलिए, बात ठीक है आपकी कि केंद्र को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और उसके साथ साथ राज्य को भी अपनी महती जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन कविता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि राज्य ने कहा कि राज्यों के साथ समन्वय सही नहीं हो पाता, राज्यों की इस तरीके की बात है कि राज्य सरकारों को उसको देखना चाहिए। वहीं भाजपा से जो हमारे साथी हैं वो कह रहे हैं कि ये केंद्र की महती भूमिका है, केंद्र को इन सबको चीजों को देखना चाहिए क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है। स्थानीय सरकारों के लिए और भारतीय सरकार के लिए, भारत की सरकार के लिए कि वो बातचीत करना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये बातचीत
के लिए क्यों नहीं सरकार सामने आ रही है? और उन्होंने स्पष्ट किया है कि किन कंडीशंस पे वो बातचीत करेंगे। जब केंद्रीय सरकार पाकिस्तान से बात कर सकती है, उसको एनिमी कंट्री भी बोलती है और उसके साथ लगातार बात करती है, चीन से बात करती है, ट्रेड जबरदस्त होता है, तो अपने ही लोग से बात क्यों नहीं कर रही है? मुझे लगता है ये बहुत प्रासंगिक है। इस वक्त एक संवाद के लिए खुद पत्र उन्होंने लिखा है, तो वो उसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है? और मुझे लगता है इसमें राज्य सरकारें भी एक तरीके से जिम्मेवार हैं। ये चिट्ठी आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार है और आपको समझना चाहिए, अगर माओवाद पार्टी और माओवादी पूरी जो एक विचारधारा को बल मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि 2005 में रमन सिंह सरकार ने एक सबसे खराब नीति सलवा जुडूम की शुरू करी। अगर वो हथियार नहीं पकड़ा देते आदिवासियों को और कहते भाई भाई को मारो, उन्होंने ये बोला, आदिवासियों को हथियार पकड़ा दिए। खुद माओवादियों का कहना था कि सिर्फ 10,000 माओवादी हैं 2005 में, और 2010 तक खुद उनका आंकड़ा कह रहे हैं 1.25 लाख 1.5 लाख है। तो इसका मतलब एक गलत नीति सलवा जुडूम की जो अपनाई गई उससे बल मिला। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, और ये गौर से सुनिए, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू परपेचुएट द कॉन्फ्लिक्ट। उनके हित में है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कायम रहे, और जो सबसे ज्यादा फंसा हुआ है वो आम इंसान। हम लोगों ने बहुत बार बोला, आप एक या 2 चीज करके दिखाइए। 100 MOU है छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग कंपनियों के साथ। हमने कहा जनता विश्वास खो चुकी है, आप कुछ तो MOU रद्द करिए। दूसरा, संवाद के लिए आपको हमारे जैसे मानव अधिकार जैसे लोग, सिर्फ मैं नहीं, पत्रकार हो सकते हैं जो मिडिल ग्राउंड, लेकिन आप तो एक्टिविस्टों को ही पकड़ रहे हैं, जैसे विनायक सेन को जेल में डाल दिया। आप मिडिल ग्राउंड खत्म कर देंगे तो संवाद कैसे होगा? और तीसरा, मुझे लगता है जब तक ये ऑपरेशन ग्रीन हंट जो कि इतने सालों से चल रहा है जारी रहेगा, संवाद हो ही नहीं सकता है। तो आप कुछ दिन तो पीछे हटिए। मुझे लगता है केंद्र राज्य को मिलके एक नीति तय करनी है, एक दूसरे में पल्ला झाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात कही है। मिलकर हमारा मानना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट परपिचुएट करने के लिए दोनों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। इतना खर्चा हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी बजट, खूब खर्चे होते हैं, अनअकाउंटेड खर्चे होते हैं, और आप लगातार पूरी कांग्रेस पार्टी को आपने बलिदान कर दिया, आपने इतने CRPF को बलिदान, और जो आदिवासी जो माओवादी के नाम पे माओवादियों को मारा जा रहा है, उनका तो हम हिसाब भी बोलते हैं, कितने लोगों को वहां मारा है, हजारों लोगों को वहां मारा है। और जेल की हालत देख लीजिए, बस्तर की जेल में 6 गुना ज्यादा लोग, और 10-10 साल हो गए जो कभी कोर्ट में पेश नहीं हुए। ये बड़ा मुद्दा उठाया है, बड़ा मुद्दा उठाया। कहीं वोट की राजनीति कहीं हावी है, जिस तरीके से कविता जी कह रही हैं कि वोट की राजनीति सबसे बड़ी, उसी कारण से जो है ये समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें की जाती है, लेकिन जो मध्यवर्ती लोग हैं जिनके द्वारा संवाद कायम किया जा सकता है, वो शायद नहीं हो पा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। और कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर जिस तरीके से माओवादियों को या नक्सलियों को पकड़ा जा रहा है या ऑपरेशन चलाया जा रहा है, संवाद कैसे होगा? ये बहुत बड़ी बात